बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म हमको जानना है ये इलेक्ट्रोस्टैट में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इसके बाद हम लोग जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बात करेंगे, जैसे गॉस गॉस लॉ हमको पढ़ना है, तो उसमें गॉस लॉ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्म है जो हमेशा आते रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा है, तो अब इसके बाद वही इलेक्ट्रिक लाइंस को अब थोड़ा कंडीशन में लगाकर उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, ऐसे सिंबल से, पेट कटा हुआ अंडा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है। अंडा बना दो, उसको काट दो बीच से। तो एक ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज हमको समझना है, दैट इज द एरिया एरिया वेक्टर। ठीक है, वेक्टर तुमको छोड़ने वाला है नहीं, 11 क्लास से स्टार्ट किए थे कि छोड़ने वाला नहीं वेक्टर, जहां पर भी वेक्टर आ रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैट में तो बहुत ही ज्यादा, और मैग्नेटिज्म में थोड़ा बहुत आएगा। तो देखो एरिया वेक्टर, तो सर अभी तक तो हम लोगों ने 11 क्लास में एरिया को एज ए स्केलर ट्रीट किया था, स्केलर माना था, वो स्केलर है बोल के हम लोग पढ़े हैं। अब आज आकर आप बोल रहे हैं कि एरिया वेक्टर, एरिया किस तरह से वेक्टर हो गया? तो देखो, अगर दो वेक्टर हो, दो वेक्टर के मान लेते हैं ये एक वेक्टर है और दूसरा ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये है बी। अगर दो वेक्टर के बीच के एंगल है थीटा, तो इसका जो एरिया कवर्ड है ना, ये एरिया कवर्ड, कितना एरिया कवर्ड है, ये एरिया कवर्ड जो होगा, ये एरिया देगा इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। जैसे हम लोगों ने सिंपल मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा कि यहाँ पे ये हो गया मान लेते हैं लेंथ, और ये हो गया मान लेते हैं ब्रेथ। ये ए हो गया लेंथ और बी हो गया ब्रेथ। तो हम लोगों ने एरिया के लिए पढ़ा था लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन अगर इसी एरिया को हम लोग वेक्टर के टर्म में अगर समझे, तो ये लेंथ एक वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं एक, और ब्रेथ एक वेक्टर है। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, और ये एरिया जो होगा, ये एरिया भी एक क्या होगा, वेक्टर होगा। तो दो वेक्टर का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, आज थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है, दो वेक्टर है हमारे पास, और ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट कहीं पर भी होंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखाता है, दो वेक्टर्स के एरिया दिखाते हैं। ठीक है, और इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि एरिया एक वेक्टर है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ये अगर एरिया है, मान ले ये अगर एरिया है, ये अगर एरिया है, तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा ना, इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। तो कभी भी किसी भी टर्म के लिए अगर हम लोग एरिया वेक्टर की बात करें, जैसे मान ले ये एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कॉपी मैंने लिया है यहाँ पे, इसका लेंथ हो गया ये और ब्रेथ हो गया ये, तो ये तो हो गया इसका एरिया। और इस एरिया का अगर वेक्टर, सर इसका डायरेक्शन कहाँ पे है, एरिया अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन के लिए बात करें तो इस प्लेन ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर, इस तरह से आउटवर्ड, या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड। ठीक है ना, ऐसे इनवर्ड, इस सरफेस से या तो इस तरह से ऐसे परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड, या तो इस तरह से होगा ऐसे। ठीक है, कोई भी एक। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने राइट हैंड पाल्म रूल पढ़ा होगा। ये अगर ए क्रॉस बी ले रहे हैं, ए क्रॉस बी कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है।
जहाँ की मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा जो होता है ये देता है मैग्नीट्यूड, और एन कैप जो देगा डायरेक्शन देगा। अगर हम लोग एक रस के लिए एक रस बी के लिए बात करें तो ए से स्टार्ट करें बी तक कर्ल करें, और ये थंब का जो डायरेक्शन होगा ये एक रस बी का डायरेक्शन होगा। अगर बी क्रॉस ए यही होता तो इस तरह से डायरेक्शन होता। उस दिन भी हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा किधर होगा। ठीक है, तो चलो अभी समझते हैं ये फ्लक्स के लिए, समझने के लिए, फ्लक्स को समझने के लिए तो इसको हम लोग एक समझना है, दैट इज द एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर इज, मैंने यहाँ पे लिख दिया, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular to the plane of paper, जो पेपर या जो प्लेन हम लोगों ने लिया है, जो सरफेस हम लोगों ने लिया है, उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा ये एरिया वेक्टर। अब चलो समझते हैं, जैसे मान लेते हैं एक मैंने यहाँ पे एक ये पेपर लिया या शीट लिया, मेटालिक शीट लिया, तो इसका सरफेस से परपेंडिकुलर जो भी लाइन जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सर यहाँ पे मान लेते हैं स्फीयर है, इसका एरिया वेक्टर किधर, या सर्कल है तो सर्कल है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो ये सर्कल अगर इस बोर्ड पे बनाया गया है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक क्यूबॉइड है, ऐसे क्यूबॉइड है तो इनके एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे क्यूबॉइड के पास जितने भी फेसेस होंगे, जितने भी फेस हैं वो सभी फेसेस के पास अपना अपना एरिया वेक्टर, जैसे मान लेते हैं ये फेस है, ये एक फेस है, तो ये फेस के लिए एरिया वेक्टर इस तरह से आउटवर्ड, ये फेस है तो इस फेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे आउटवर्ड। ठीक है ना, ये फेस है, ऊपर वाला फेस है तो इसके लिए ऊपर, नीचे वाला फेस है इसके वाले नीचे, इसके लिए है तो इनवर्ड। ठीक है ना, इसके लिए है तो उधर। तो सभी फेसेस के लिए अपना अपना एरिया वेक्टर होगा, सभी प्लेन के लिए अपना अपना एरिया वेक्टर होगा, और ये एरिया वेक्टर जो होगा हमेशा से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस होगा। ठीक है, अब चलो समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का मतलब दूसरा कुछ भी नहीं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ क्या है, फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता था ना हमारे लिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे निकलने वाला इमेजिनरी लाइंस जो होता था वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा, तो सर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग पढ़े ही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों, तो इसमें थोड़ा कंडीशन है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से पास करें, पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, और हम लोग बोल सकते हैं अलोंग एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। देखो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एक प्लेन पे परपेंडिकुलरली ऐसे पास करते हैं, या इसका एरिया वेक्टर जो है, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया एरिया वेक्टर इस तरह से, ये एरिया वेक्टर हो गया, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो आ रहा है इस तरह से आ रहा है, तो ये जो जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से पास होंगे वो नंबर ही इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक, ये मैंने एक प्लेन बनाया या एक पेपर रख दिया, और यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास हुए। ये एरिया से कितने लाइंस पास हुए, तो सर दो लाइंस पास हुए। मान लेते हैं इसका एरिया है ए, ठीक है ना, इसका एरिया जो है ए एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इससे कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हुए परपेंडिकुलर होकर, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हुए। तो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हुए तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा कितना होगा, 2 होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 2। अगर अगर इस
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होके जाएगा, है कि नहीं, ऐसे बहुत ज्यादा लाइन। इफ वी मेक इफ यू मेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, 3 4, ठीक है। अब देखो यहां से यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड था। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितना डेंसिटी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा उतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बीच के डिस्टेंस ज्यादा है तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच के डिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे देखिए अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वही एरिया से, एरिया वही है जो यहाँ पे मैंने बनाया है, वही एरिया यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ से पास होने वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना है, 2। यहाँ से पास होने वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5। जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो जाए ना परपेंडिकुलरली एक सरफेस से, उतना ही होगा व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, परपेंडिकुलर होके पास करें। उसी तरह से अगर मान ले हम लोग एरिया बढ़ा दें, इस एरिया को बहुत बड़ा कर दे, एरिया को बहुत बड़ा कर दे तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उतना ही पास होगा या ज्यादा पास होगा, ऑब्वियस है सर ज्यादा पास होगा। अरे भाई एरिया जब 2cm² था तो उसमें से 2 पास होता था, 5 पास होता था, अगर एरिया 4cm² कर दे तो और ज्यादा पास होगा इससे, है कि नहीं। तो एरिया बढ़ा दिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना पास हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 5 = 7। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट, पासिंग थ्रू एनी एरिया परपेंडिकुलरली। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है यहाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जितना स्ट्रांग होगा, यहाँ पे देखो वीक था 2 पास हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्ट्रांग है तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स भी कितना हो ज्यादा, यहाँ पे देखो ना 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्गर हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना होगा, वीक होगा। और दूसरा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, एरिया जितना बड़ा उतना ज्यादा लाइन पास होगा, एरिया जितना कम उतना कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होगा, दैट इज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया। यहाँ पे देखिए ये भी एक वेक्टर है और इसको भी हम लोगों ने वेक्टर ही लिया है एरिया को, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को इसको कंबाइन अगर हम लोग कर लें, अगर इसको हम लोग कंबाइन कर लें तो इससे हम लोगों को एक इक्वेशन मिलेगा, देखो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई डॉट ए, है कि नहीं, ई डॉट ए। इन दोनों को कंबाइन करें तो लेफ्ट साइड में 5 है तो 5, और यहाँ पे 2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई डॉट ए। और ये प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाएंगे तो इसके पास एक कांस्टेंट आएगा, चलो उस कांस्टेंट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लेते हैं 1। तो इसके पास फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई ए, ई डॉट ए आ जाएगा। और ये ई डॉट ए जो है, ये ई डॉट ए किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा कितना होगा, ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये हो गया फॉर्मूला, दैट इज ई ए कॉस थीटा। इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। तो यहाँ पे देखो सर अगर दो वेक्टर्स हो, ये ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच के डॉट प्रोडक्ट अगर हो तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा से स्केलर होगा। तो फाई भी देखो, फाई इज ऑल्सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ई एंड ए। तो ये फाई जो होगा ये भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, सॉरी एरिया वेक्टर हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, क्या तो स्केलर। देखो अब यहाँ पे इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है,
न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। तो आई होप सभी ने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा होगा। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत